नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं। जिला कांगड़ा की तहसील रक्कड़ के अंतर्गत आने वाला ये गांव भ्रांता, जो कि निचला भ्रांता के नाम से, बूला भ्रांता के नाम से जाना जाता है। यहां पर एक निजी तौर पर एक ऐसे किसान की इच्छा शक्ति का मैं आपको परिचय दूंगा जो कि वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि ये एक किसान ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपने ही घर में एक छोटा मोटा कृषि का अनुसंधान बना रखा है। कई तरह के पौधे जिनमें इन्होंने कई तरीके के यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया है कि निजी तौर पे भी किस तरीके से हम लोग तरह तरह की फसलों का प्रयोग करके अपनी जीविका चला सकते हैं और अपनी सेहत को भी सही रख सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती जो होती है ये कहीं ना कहीं हमारी सेहत के साथ जुड़ी रहती है। कहते हैं कि पहले ऑर्गेनिक पर ही हम लोग निर्भर थे, जिसकी वजह से हमारे को बीमारियां भी कम लगती थी, लेकिन बीच में जो दौर आया, कई तरह के पेस्टिसाइड्स, कई तरह के जो खाद का प्रयोग करने के बाद में हमारा ये सिस्टम खराब हो गया और इसी का जो असर पड़ा हमारी सेहत पर भी पड़ा। तो ऐसे ही कुछ एक तरह से अनुसंधान के तौर पे चलाया जा रहा है। यहाँ पर कई तरीके के पौधे मैं आपको दिखाऊंगा और यहाँ के भ्रांता के जो बलवंत सिंह जी पुत्र चैन सिंह जो कि इस अनुसंधान को लेकर चले हुए हैं, उनके साथ आज नरेश शर्मा जी जो कि दोदू से भी इसी तरीके से इसी अनुसंधान में शामिल हैं, और सुदर्शन राणा जी जो कि चमुखा से इसी अनुसंधान के बीच में शामिल हैं। कुल मिलाकर के ये लोग सभी लोग मिलकर के जो इस तरीके के प्रयोग कर रहे हैं काबिले तारीफ हैं, और हिमाचल तहलका न्यूज़ इनका आभार व्यक्त करता है कि इन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को एक ऑर्गेनिक खेती की ओर खींचा है। तो मैं आपको मिलवाऊंगा बलवंत सिंह जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। तो बलवंत सिंह जी, हमने देखा कि आपका जो किए हुए प्रयोग हैं वाकई काबिले गौर हैं। हाँ जी। कई तरीके की खेती आपने की हुई है, जिसमें कि कुट्टू की खेती है, और इवन आपने जो गेहूं में जो प्रयोग किया हुआ है, बहुत ही बड़ी बात है कि आपने काला सोना नामक, जिसे कहते हैं काला सोना, गेहूं में काले रंग की जो वैरायटी है उसका आपने जो खेती की हुई है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कई तरीके के आप सुनेंगे, मानेंगे, देखेंगे कि हरी सैल का केला, हरी सैल का जो केला है वो जो कि गर्म स्थानों में होता है, बलवंत सिंह जी ने उसको भी यहाँ पर पैदा किया है। तो मैं कह सकता हूँ कि आप बताएंगे कि जरा ये जो आपने पैदा किया है क्या चीज़ है? ये कुट्टू है जी। ये मेरे को बीज आया था ये चिड़गांव से। अच्छा, कुट्टू है ये? कुट्टू है जी। ये 15 सितंबर और 15 अक्टूबर के बीच में लगता है। अच्छा। और ये मैंने पहली बार तैयार किया, और अभी तो मेरे को बीज थोड़ा सा आया था, आधा केजी के करीब। अब अगले साल मैं पूरा खेत लगा लूँगा। तो इसका रेट भी जो अट्टा है वो 100 रुपये के केजी के करीब मिलता है, और खाने के लिए भी टेस्टी है। तो मैं चाहता हूँ कि अभी ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ तो इसके बीच में ये भी शामिल हो जाए, तो ये कर रहा हूँ। मैं दर्शकों को बताते चलूँगा एक मिनट। ये जो कुट्टू है ये कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए आप, ये तैयार है कुट्टू, और इसका आटा जो कि गृहिणियाँ, महिलाएं जो कि व्रत के दिनों में यूज़ करती हैं, ये वही कुट्टू है। आप पहले हमें काला सोना, जो काली खेती है आपकी गेहूं की, जो काली गेहूं की जो खेती की हुई है, उसको आप दिखाएंगे कहाँ है? जो काला सोना यानी कि जो खेती गेहूं की जो किस्म है एक, जिसमें कि गेहूं काले रंग की निकलती है, और ये बहुत ही पौष्टिक है। इसका मैं आपको बता दूं, हालांकि देखने में इस वक्त दूसरी गेहूं की तरह ही इसके जो है पैदावार उसी की तरह होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जो हाइट है वो उस आम गेहूं से 2 फुट लगभग ऊंची रहती है। उस दूसरी गेहूं की जो हाइट है लगभग 3 फीट रहती है, और ये 5 फीट तक इसकी हाइट हो जाती है। अभी भी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी बाला नहीं आया है, लेकिन हाइट आप देख सकते हैं कि इस वक्त दूसरी गेहूं से लगभग ऊपर चली गई है। तो ये इसका फ़र्क है। बाकी मैं बलवंत जी से पूछूंगा कि बलवंत जी और डिफरेंस क्या है इसमें, जो कि आप देख सकते हैं कि ऐसे तो ग्रीन ही लग रही है ये बिल्कुल। सर ये देखने में तो ग्रीन लग रही है, आम के जैसे गेहूं लग रही है, पर जब ये इसकी बाली आ जाएगी, बाली के ऊपर जब ये पूरी भर जाएगी, बाली वो दाने से भर जाएगी, तो उसके बाद पता लगता है कि ये काले रंग के दाने नजर आना इसके दाने जो है वो काले रंग के होते हैं? हाँ, नजर आना शुरू हो जाते हैं कि दाने बाहर से नजर आना शुरू हो जाते हैं, गिरते नहीं है, नजर आना शुरू हो जाते हैं कि काले हैं। अच्छा, तो इसकी जो रोटी है वो भी काली बनेगी? इसकी रोटी जो ब्राउन आती है। ब्राउन आती है? हम मिक्स करके खाते हैं इसको।
दूसरी गेहूं के साथ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो इसका सिर्फ ये इसकी जो पौष्टिकता है उसी के लिए ली जाती है, अदरवाइज में मतलब कि देखो सर, इसमें ये है कि जो हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने बताया है कि ये जो कैंसर रहित है, डायबिटीज वगैरह, शुगर वगैरह, मतलब कई इसमें फायदे हैं, इसलिए हमने ये लगाई हुई है। और कई किसान मेरे से भी लेके जाते हैं बीज और लगाते भी हैं, और उन्होंने लगाई भी है। जो नरेश चंद दोदू से है उन्होंने भी लगाई हुई है, यहाँ से बीज लेके 100 रुपए के जिस मेरे से बीज ले जाते हैं और लगाते हैं वो। और हमने इस गेहूं में ऐसे नहीं है अकेली गेहूं ली है, बीच में सरसों भी ली है, चना भी लिया है, मटर भी लिया है। अच्छा, सरसों, मटर और चना लिया है। जैसे कि ये सरसों के आप दिखा सकते हैं, ये सरसों है, बीच में सरसों, मटर है। हाँ, ये मटर है, बीच में चना है, और साथ में ये चना भी है। हाँ जी। बहुत बड़ी बात बलवंत जी ने बताई है किसानों के लिए। खासकर मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पहले भी हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, खेती बाड़ी करते थे, तो वो कई तरीके की फसल, जैसे चना था और ये गेहूं थी, इसको मिक्स ही किया करते थे। हालांकि चने को तो बीच में गेहूं के बीच में पिसवा करके भी खाया जाता था, एक चलन था। लेकिन कुछ अरसे से पीछे से इसका चलन बंद हो गया है, और शायद बताया इन्होंने कि जो एक दूसरे के पूरक हैं। चने के अंदर जो चीज़ है, या जो सरसों के अंदर जो चीज़ है, उसका गेहूं की पूर्ति होती है, और गेहूं की पूर्ति जो है दूसरी फसलों की होती है। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे की पूर्ति करते हुए ये फसलें अपने आप को भी पनपाती हैं और इनकी अपनी सुरक्षा भी करती हैं। यही इनका तात्पर्य है कहने का बलवंत जी का। बलवंत जी और बताएंगे कुछ? सर बाकी मैं तो हर किसान को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप खेती करते हैं तो एक देसी ऑर्गेनिक खेती करें देसी गाय के ऊपर, जिससे मैं क्या कि कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई अपना हेल्थ भी ठीक रहेगी और जमीन की हेल्थ भी ठीक रहेगी। बलवंत जी ने एक और बड़ी बात बताई है कि जो आजकल पेस्टिसाइड यूज किए जा रहे हैं, प्रयोग किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जहर हैं। और बताते हैं, बलवंत जी ने अभी हमें समझाया भी है कि और खेतों में जहां पेस्टिसाइड यूज होता है, उन्होंने अपने खेतों में एक नाला बना करके ऊपर का पानी तक भी वो नहीं आने देते हैं, और बिल्कुल बाहर उन्होंने कर रखा है, ताकि ऊपर के पेस्टिसाइड या जितने भी उर्वरक हैं, अंग्रेजी उर्वरक हैं, यूरिया और अन्य चीजें, उनका पानी भी इन खेतों में ना मिले। लिहाजा वो उसको पानी को भी बाहर निकाल करके इसकी खेती बाड़ी करते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात। अब मैं एक बात और पूछना चाहूँगा बलवंत जी, जैसे कि खेती बाड़ी तो बड़ी आसान है कर लेना, ऑर्गेनिक खेती जो है उतनी ही मुश्किल है। क्योंकि अगर आप देखें, अगर हम समय पर, जो किसान हैं, समय पर यूरिया ना डालें, कुछ ना करें, तो ये चीज़ नहीं होती है। तो ऑर्गेनिक खेती में किस तरीके से आप इसका पार पाते हैं, क्या मतलब कि? सर ये ऑर्गेनिक खेती जो है हमारे पहले बुजुर्ग भी करते थे, तो उसके बाद जो ये हमारे 2018 से पद्मश्री सुभाष पालेकर ने ये रिसर्च किया कि जो देसी गाय के ऊपर खेती तैयार की है, तो मैंने एक साहिवाल गाय रखी है, मैं उसके ऊपर ही खेती करता हूँ। देख सकते हैं कि इसका रंग और हेल्थ और कितना बढ़िया है कि 1% भी मेरे खेत में वो रसायन आपको नहीं मिलेगा, ना यूरिया मिलेगा। बिल्कुल मेरी जो जमीन है मतलब बिल्कुल स्वस्थ है और मस्त है। अच्छा बलवंत जी, एक और बात बताइए, जैसे कि आपने खेती कर रखी है, ऑर्गेनिक खेती है, नेचुरली आपको इसका खर्चा कुछ ज्यादा पड़ता होगा? नहीं सर, इसमें खर्चा नहीं ज्यादा पड़ता है, इसमें सिर्फ मेहनत का काम है और आलस नहीं होना चाहिए बंदे को। बंदा या किसान आलस करेगा, लगा दी और छोड़ दी और पकने के ऊपर गए, फिर नहीं हो सकता है। हम आप देख सकते हैं कि इस गेहूं के बीच में हम पशुओं के लिए हरा चारा भी ले रहे हैं, और बढ़िया हरा चारा, और इसमें हम कोई दवाई वगैरह डालेंगे तो उसमें क्या कि जो खरपतवार है वो नहीं होंगे। तो हमारे को खरपतवार होने से की वजह से ये है कि जब हम खरपतवार निकालते हैं, जो पशुओं के लिए चारा निकालते हैं, तो जड़ें जो निकलती हैं तो एक किस्म की खेती को गुड़ाई टाइप हो जाती है। उसमें हवा, जो जड़ें हैं जब हम निकालते हैं तो सुराख हो जाते हैं जमीन में, तो पौधों के लिए एक गुड़ाई का काम हो जाता है। बहुत ही टेक्निकली बात बलवंत जी ने बताई है। खेती बाड़ी करने वाले समझ रहे होंगे कि हम जो पशुओं का जो चारा उखाड़ते हैं, तो उससे जो जगह बनती है वो कहीं ना कहीं इस फसल के लिए गुड़ाई का काम करती है, यानी कि उनकी जड़ों को एक तरह से और स्वस्थ करती है, खुला करती है। तो बलवंत जी, इस खेती को जैसे आपने ये तैयार की है, तो इसको बेचने में कोई दिक्कत तो नहीं आती? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आती है, अपने आप मार्केटिंग बन जाती है। मैं 2013 से कर रहा हूँ, पर पहले मैंने 2018 से पहले मैंने रसायन खेती की है, और फिर 2018 के बाद जब मैंने ऑर्गेनिक खेती की तो मेरी खेती और जो सब्जी लगा था उसकी डिमांड नहीं मैं पूरी कर सका, क्योंकि इसकी डिमांड ये है कि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है। अगर एक गोभी का फूल लो तो कम से कम भी 15-20 दिन तो वैसे का वैसा ही रहता है। जो दुकान से हम लाते हैं, बाजार वाले लाते हैं, 2 से 3 दिन नहीं निकालता है। और किसी को अगर कोई मतलब भरोसा नहीं है तो मेरे से ले जाकर देख ले कि है या नहीं है।
प्रैक्टिकल दे रहे हैं बलवंत जी कि भाई उसका वाकई में ड्यूरेशन काफ़ी लंबा होता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होती, और यूरिया की चीज़ जो होती है जल्दी ख़राब हो जाती है। हालांकि आपको पूरे दाम मिलते हैं इसके? पूरा दाम मिलता है सर। मेरे तो ये है कि जो ऑर्गेनिक है इसके बाकी जो मतलब सब्जियां उनसे डबल रेट लेता हूँ मैं, और मिलता है मेरे को। लेकिन बलवंत जी एक बात देखी हमने, जब हम ऑर्गेनिक चीज एक दुकान पे जाकर खरीदते हैं तो उसका मूल्य में बड़ा फर्क होता है। जैसे कि गेहूं का मान लो कि जो है वो 20 रुपए किलो चल रही है, तो वो कम से कम 50 रुपए किलो होता है, तो वो लोगों के लिए बड़ा एक तरह से महंगा पड़ जाता है। तो क्या है वो, मतलब कि कैसे लोग बाग हर एक कोई कैसे इसको खरीद पाए? सर उसमें ये है कि वो जो 20 रुपए वाला वो बीमारी रहित बीमारी ग्रस्त है ना, जो 50 वाला वो बीमारी उसमें नहीं है किसी भी प्रकार की। बलवंत जी का कहने का तात्पर्य ये है कि यदि हम थोड़ा महंगा यहाँ खाने में खर्च करेंगे तो कम से कम दवाई पे कम खर्च करेंगे, बात वहीं आ जाएगी, और कहीं ना कहीं ये जो हमारा शरीर और स्वस्थ रहेगा, बड़ी बात है। तो कहने का मतलब ये है, और भी बातें हम बलवंत जी से जानेंगे। यहाँ पर साथ में है सुदर्शन जी। तो सुदर्शन जी, आप कुछ यहाँ पे क्या सीखने आते हैं बलवंत जी से? हाँ बिल्कुल जी, मैं बलवंत जी से काफ़ी प्रभावित हूँ, और लगभग 1.5-2 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ। कई बार मैं खाद लेके जाता हूँ, उसके देसी खाद लेके जाता हूँ। कई बार मैं इनसे जो इन्होंने अपना जीव अमृत वगैरह बना रखे होते हैं, मैं उनसे वो भी लेके जाता हूँ, अपने खेतों में डालता हूँ। काफ़ी कुछ मेरे को उससे फ़ायदा मिला है। बड़ी बात है, काफ़ी कुछ सीखने और भी लोग यहाँ आते हैं। दोदू रजपूता पंचायत में है नरेश जी, नरेश शर्मा जी, वो कहीं ना कहीं वो भी इस तरीके से अपनी खेती किए हुए हैं। हम उनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम करते हैं। सर हम जो मेरी नॉलेज है मैं बलवंत जी को शेयर करता हूं। आज मैं इनसे सीखने के लिए आया हूं। अभी जैसे ये संतरा और मौसमी का चला हुआ है, इसकी ग्राफ्टिंग करनी है, तो मुझे थोड़ा उसका नॉलेज कम था, तो आज मैं बलवंत से यही सीखने आया हूँ। और जा करके मेरे जितने भी गलगल के पौधे हैं या कीम के पौधे हैं, उसके ऊपर मैं मौसमी का या संतरे का जो है नागपुरी संतरा, उसकी मैं ग्राफ्टिंग करूँगा। तो आने वाले टाइम में उसका जो है खट्टे से ज़्यादा वैल्यू होगी और अच्छे इनकम के साधन बन जाते हैं इससे। आपको मैं बता दूं कि ये जो हमारा जो एरिया है, क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं ये सिट्रिक एसिड की फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि यहाँ पर गलगल पैदा होता है, यहाँ नींबू पैदा होता है, यहाँ संतरा पैदा होता है, यहाँ किन्नू और जो भी मौसमी, जो भी इस तरीके की इस प्रजाति के फल हैं, बहुत ज़्यादा इनका जो है उपज है यहाँ पर। और यहाँ की जो उपज है वो काफ़ी अच्छी भी है, गुणवत्ता में भी बहुत बढ़िया है। लिहाजा अभी जो शर्मा जी ने हमें बताया है कि यहाँ पर वो एक खट्टे और नींबू के ऊपर जो है अलग तरीके के नागपुरी संतरा और अन्य तरीके की जो मौसमी और अन्य उपयोगी फसलों का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट है। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैं चाहूँगा कि लोग भी इसके ऊपर देखें इसको और इसके ऊपर काम करें, क्योंकि इन फसलों से हमारे इस जगह की, इस भूमि की जो यहाँ की उपज है, उसके हिसाब से लोगों की आमदनी का साधन बहुत बढ़ सकता है। तो शर्मा जी, आप बताएंगे और क्या क्या तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे कुछ सीखा है बलवंत जी से? अभी जैसे हमारे कैंथ के पौधे होते हैं जंगल में, उसके ऊपर हम सेब की कलम कर देते हैं, तो हमारे एक सेब बड़ा अच्छा कामयाब हो रहा है। और ये चीज़ें भी हम तैयार कर रहे हैं। हम कई बार अपने सेब जो है खा करके अपने नियर बाई खेत में या क्यारी में फेंक देते, तो उससे एक पौधा तैयार हो जाता है, बट उसमें जो ओरिजिनल क्वालिटी नहीं निकलती है, छोटा साइज होता है और फल भी कम आता है। तो उसको हम ग्राफ्टिंग करके सेब निकाल सकते हैं। तो सेब की भी बड़ी अच्छी इनकम हो रही है। और हमारा सेब जो है यहाँ मई जून में तैयार होता है, जबकि उस वक्त तो सेब का रेट 150-200 रुपये किलो जा रहा होता है। तो इसमें भी एक बड़ा अच्छा इनकम का साधन बन सकता है। और मैं तो कई बार फॉरेस्ट वालों को भी, डीएफओ को भी ये रिक्वेस्ट किया था कि आपके जंगल के अंदर जितने भी कैंथ के पौधे हैं उनके ऊपर सेब की कलम करें, जिससे कि जो जंगली जानवर, बंदर वगैरह हैं, वो हमारी फसलों को नुकसान नहीं करेंगे। आपके जंगल के अंदर ही रहेंगे, वो फल मिलेगा उनको खाने के लिए, हमारी किसान की फसलें बचेंगी और बंदर भी आपके जंगल के अंदर रहेंगे और लोगों को भी खाने का कुछ साधन बन सकता है। बात एक और निकली है कि कैंथ के ऊपर सेब की कलम, क्या क्या है यहाँ पर? मैं तो खुद परेशान हूँ कि भाई हम जानने आए थे सिर्फ काला सोने के बारे में, लेकिन यहाँ तो भंडार निकला है जो कि फलों का और फसलों का सम्मिश्रण है। मैं चाहूँगा कि हमारे को थोड़ी थोड़ी नज़र और फसलों पर भी डाली जाए, ताकि हमारे दर्शक इसके बारे में भी रूबरू हो सकें और कुछ ना कुछ यहाँ से ले सकें, ताकि उनको भी, उनकी आमदनी में भी इजाफा हो। तो बताएंगे आप बलवंत जी की किस तरीके से आपने क्या क्या कर रखा है और हमारे को सारी चीज़ों से रूबरू करवाएं। आजकल फसल
जो पैदा करते हैं किसान, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या है मवेशी, लावारिस पशु। उनकी वजह से जो दिक्कतें आती हैं, कहीं ना कहीं बलवंत जी ने उनके ऊपर भी अपना ये प्रयोग करके नियंत्रण पाया है। कैसे, मैं बताऊंगा। देखिए आप, ये खेत है एक बगल में, ये किसी और का खेत है। आप देख सकते हैं कि पशुओं ने उसको जगह जगह से उसको खा रखा है, पूरे तरीके से खा रखा है। लेकिन उसी के साथ में ये बलवंत जी का खेत है, यहाँ पर पशुओं ने मुंह तक नहीं मारा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि इन्होंने जो एक देसी खाद पैदा की है, जो कि पशुओं के गोबर से ही बनाई जाती है। जब वो खाद की लेहर ऊपर चढ़ जाती है, उसके ऊपर देसी खाद की, सर अग्नि अस्त्र हुआ, ब्रह्म अस्त्र हुआ, अपना जीवामृत है, उसकी स्प्रे भी करते हैं, तो उसकी वजह से नहीं खाते हैं। जैसे हमने अग्नि अस्त्र तैयार किया हुआ, अग्नि अस्त्र की हम स्प्रे करते हैं, तो इनके जो पत्ते हैं उनके ऊपर ना वो परत चढ़ जाती है, तो ये दूसरे करते नहीं है, इनके खेतों को खा जाते हैं। मेरा साथ में लगता है, मेरे खेतों खाते नहीं है, वो स्मेल इतनी हो जाती है। जो उनके ऊपर जो एक स्मेल आई उस खाद की, उसकी वजह से उन्होंने मुंह तक भी नहीं मारा है फसलों पर। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मवेशियों से भी बचाने का कार्य करता है, जो कि एक तरह से ऑर्गेनिक खेती किस तरीके से बच सके, किस तरीके से पनप सके, ये चीज़ को पूरा कंप्लीट करता है। तो बलवंत जी ने हमारे को बहुत ही अच्छे तरीके से इस बारे में बताया है। तो लोग इसको भी, किसान लोग इसको भी यूज़ करके अपने खेतों को मवेशियों से भी बचा सकते हैं। ये देखिए आप, यहाँ पर इमरती लकड़ी, ये सागवान का पौधा है, सागवान है। और ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है सागवान? सर इन्होंने बताया है कि ये 12 साल में तैयार होता है, तो 12 साल में 100 में से तो 12 तैयार होते हैं। साइडों में मैंने मेड़ों के ऊपर जो है ये लगा रखे हैं, सागवान के पौधे हैं, आम के देख सकते हैं। अच्छा, ये आम का है? ये आम का है। कौन सा आम है? ये 12मासी आम है। अच्छा, 12मासी आम है। और ये साथ इसकी आपने कलम की है? जैसे ये नींबू है। अगर मान लो नींबू की अच्छी वैरायटी नहीं आई तो इसकी भी वैरायटी हम बदली कर देते हैं। अच्छा, इसके ऊपर भी कलम कर, इसके ऊपर भी कलम करके चाहे दूसरा कोई भी नींबू तैयार कर लें। ये आज सीखने भी आए हैं नरेश जी आप? हाँ, नरेश जी सीखने आए हैं, अपने राणा जी आए हैं। अच्छा, इसी को चीज को सीखने आए हैं। हाँ जी, जैसे इनके पास गलगल और किम्ब के पौधे हैं, तो उनके ऊपर चाहे मौसमी कर लो, चाहे संतरा कर लो, चाहे नींबू तैयार कर लो, तो वैरायटी बदली, हम भी वैरायटी बदली कर देते हैं। सिर्फ मैं एक बंदे की किस्म नहीं बदली करता हूँ, बाकी पेड़ों की कर देता हूँ। तो हमारे दर्शकों लोग थोड़ा सा मजाक भी हो गया ये। और मैं आपको और दिखाऊंगा, अभी तक बहुत कुछ है हमारी बलवंत जी की झोली में। साइडों में मैंने गन्ना लगा रखा है, ये ऑर्गेनिक ही है। मतलब कि इसकी पूरी खेती ने लेकर के बीच बीच में आपने गन्ने की भी, आप देख रहा हूँ मैं कई जगह पर इस तरीके से कर रखा आपने। हाँ। ये गन्ना है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। खाएंगे गन्ना भी खाएंगे। बीड़ों के ऊपर मैंने संतरे लगा रखे, फ्रूट्स हैं, ये आम है। ये तो काफी मोटा हो गया आपका। हाँ जी, हाँ जी, बीच में काफी मोटे हो गए हैं। और जो हरी साल का केला वो ये है, ये इसकी हाइट जो है 6 फुट से ज्यादा नहीं जाती है, देख सकते हैं आप। अब जो केले देख रहे हैं, तो इस केले से हमने काटा हुआ है। हम आपको केले के फ्रूट्स भी दिखाएंगे, जो इस वाले केले से फ्रूट आए हैं। हरी साल का केला इसको बताया जा रहा है। टेक्निकली देखो कितनी अच्छी बात बताई है बलवंत जी ने कि ये जो खरबूजा है, पपीता जो है, इसका इन्होंने कि बहुत हाइट पे जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, इसलिए उन्होंने बैंड कर दिया यहाँ से। ये भी टेक्निकली बैंड किया गया है। और इसके बाद में देखिए आप कि तिरछा करने के बाद में कितने शानदार यहाँ पर जो पपीते के फल आए हुए हैं, ये भी एक अपने आप में बहुत ही अच्छी बात है। और दाद देनी पड़ेगी हमारे को बलवंत जी की। तो अब ये आम का पौधा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है, 15 तरीके की कलमें इस आम के पौधे पर की गई हैं, जो बलवंत जी ने हमें बताया। तो बलवंत जी बताएंगे आप कि ये वाला जो है, ये कौन सा आम है? सर ये आम जो अचार वाला है, हमारे जो गांव में ना एक अचार वाले आम होते हैं, और वो दूर से लाना पड़ते हैं, तो मैंने क्या कि वहाँ से कलम लगाकर यहाँ पे लगा के जो भी अच्छी वैरायटी के देसी आम है उनकी कलमें कर रखी हैं 15 प्रकार की। अच्छा, ये देसी आम का सारा का सारा? देसी आम का नए आम है हमारे देसी, जो अच्छे खाने में मीठे होते हैं। तो हम दूर ना जाएं तो हमारे घर के पास हर वैरायटी के आम ले सकते हैं। बलवंत जी एक बात आपको बीच में रोक के पूछना चाहूंगा मैं। जो देसी आम होते हैं, हमने देखा कि उनके तो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, दरख्त होते हैं, और आपने अपने घर के आंगन में ही जो लगा दिए हैं बहुत सारे देसी आमों के जो वैरायटी, तो क्या ये बड़ा दरख्त नहीं बनेगा? नहीं सर, ये पुराना जमाना गया, अब नया जमाना है। हम ग्राफ्टिंग करके उसको क्लोज छोटा कर देते हैं। जरूरी नहीं जैसे हम पपीते का बड़ा पेड़ हो जाता है, उसकी कटिंग करके हमने बेंड करके हाइट कम कर दी है। तो वैसे ही इनका आमों का भी यही है कि जैसे कि आप कलम करेंगे आम के ऊपर, देसी आम के ऊपर देसी आम की, तो हाइट में वो
वैसे जैसे दशहरी आम होते हैं तो वैसे इनका रूप आ जाता है। जरूरी नहीं है बड़ा दरख्त बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारे किसान भाइयों को और हमारे जो फ्रूट पैदा करने वाले भाई हैं उनको ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत ही जो है उत्साहित करेगी और कहीं ना कहीं प्रेरित भी करेगी। ये है रस भरी, ये कुछ इस तरीके का फल होता है। ये देखिए आप लग रहे हैं पेड़ के ऊपर, ये इस तरीके का फल है ये, और ये बिल्कुल कवर्ड है। और उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने अभी देखा, एक निकाला है और निकालने के बाद देखा कि ये बिल्कुल जो है रस भरी जो फल है, जानते होंगे मेरे दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग इसको जानते होंगे, और इसको हम खा के भी देखते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही बढ़िया फल है। ये देखो ये सर, ये हमारा लौंग का पौधा है, और ये हमारा देखो चीकू का प्लांट है, और देखो कितने बड़ी बड़ी चीकू लगे हुए हैं। ये देखो साइज कितना बढ़िया है, और पूरा ये चीकू से भरा हुआ है, देख सकते हैं। तो बलवंत जी आप बताएंगे कि ये कोई अलग नस्ल की पशु है या कि आम ही है? ये सर आम नहीं है, ये साहिवाल गाय है, ये आम नहीं है। ये एक साहिवाल देसी गाय के ऊपर खेती हो रही है, इसके ऊपर खेती हो रही है, इसके गोबर गूंत्र से खेती कर रहे हैं हम। साहिवाल के ये ज्यादा उपयोगी होती है क्या? इसमें जो देसी गाय के जो 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव हैं, और जो भैंसों हैं बाकी जो जर्सी और अमेरिकन गाय हैं उनके ऊपर 70 से लेकर 78 लाख तक सूक्ष्म जीव है, 1 करोड़ भी नहीं है। और देसी गाय जो साहिवाल है उसके अंदर 300 से लेकर 500 करोड़ तक सूक्ष्म जीव है। ये फर्क है इसमें। बड़ी बात बताई है कि जो साहिवाल गाय है उसके गोबर में भी फर्क है, क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव है जो कि फसलों को बचाते हैं वो बहुत ही ज्यादा संख्या में है। इवन वो 500, 400, 500 करोड़ तक, तो बहुत ही बड़ा अंतर है। हम देखेंगे आगे आकर के। फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पशुओं का होना भी बहुत जरूरी है, जो कि आप देख सकते हैं कि तीन भैंस और गाय का जो है यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन है। पूरे तरीके से बलवंत जी ने पशुओं को भी पूरे तरीके से पाला हुआ है। जो पशुओं से जो खाद तैयार की जाती है, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये किस तरीके से जो है, बलवंत जी आप बताएंगे आपने कि कई सारे ड्रम आपने रखे हुए हैं, और ये फसलों के लिए किस तरीके से जो है उपयोगी हैं। देखो सर, वायरस आ जाए ऐसे पीला रत को तो हमारी खट्टी लस्सी है। अच्छा, जैसे आपने ऊपर काम कर देखी है, तो जो पशु नहीं खाते तो हमारा अग्नि अस्त्र है, नीम अस्त्र है, और उसके बाद अग्नि अस्त्र हुआ, हमारा सोठा अस्त्र हुआ और ब्रह्म अस्त्र हुआ। हम इनका प्रयोग करते हैं, और ड्रम जो है इनसे मेरे से लोग भी लेके जाते हैं और अपनी फसलों को भी बचाते हैं। और इसकी थोड़ी स्मेलिंग आती है, तो उसकी वजह से लोग कई जो स्मेलिंग वाले वो नहीं इसको पसंद करते हैं, पर इसको जानवर नहीं हमारी फसल को इस चीज से नुकसान नहीं करते हैं। और ये हमारा घन जीवामृत आगे जो हम खेतों में डालते हैं देसी गाय का। ये केसर जो ऑस्ट्रेलियन केसर है, मेरे को ब्लॉक से भी आया था और मैंने लगाया। तो ये ऑस्ट्रेलियन केसर अच्छा होता है या कश्मीर वाला केसर? कश्मीर वाला अच्छा होता है, वो अच्छा होता है। तो आपको लगता है कि यदि जो पैसा चाहिए एक किसान जिसको कोई जो नौकरी नहीं करता है, रिटायरमेंट नहीं करता है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, क्या वो इससे कामयाबी ले सकता है? हाँ सर, अगर वो ऑर्गेनिक की खेती करता है, प्राकृतिक खेती करता है, तो वो नगदी फसलें जो ऐसे प्याज हुआ, गोभी हुई, गाजर हुई, फिर मटर हुआ, ये नगदी फसलें हैं। और साइडों में हम जैसे हमने सागवान लगाए, तो सागवान के बीच में हमने संतरा भी लगाया है, मौसमी भी लगाई है, सेब भी लगाया है, और फ्रूट भी लगाए हैं। इनके मतलब ये है कि नगदी फसलें जो है, अगर जो बेरोजगार है वो नगदी फसलें जो है हमारे लहसुन प्याज से और सब्जियों से ले सकता है। और कुछ वक्त के बाद हमारे को फ्रूट आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमारे को लकड़ीदार जो हमारे सागवान वो बिकने शुरू हो जाएगा। तो किसान जो है कहीं भी भूखा नहीं मर सकता है अगर वो मेहनत करेगा तब। लेकिन हमने कई जगह देखा है कि जो भी इस तरीके से किसान एक्सपेरिमेंट किए हैं, जिन्होंने कि वो ऑर्गेनिक खेती तरफ झुके हैं, उनके साथ हमने यही सबसे बड़ी समस्या पाई है कि वो लोग फाइनेंशियली इतने सॉलिड नहीं होते हैं, और उसके बावजूद वो इसमें हाथ तो डाल देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कामयाबी नहीं मिल पाती, क्योंकि पैसा बहुत चाहिए होता है। और दिन प्रतिदिन जैसे अभी आपने बताया हमारे को कि अगर जो एक फल हमारा नहीं चल रहा है तो हम उसको काट करके उसकी जगह दूसरा फल ले आते हैं, दूसरी चीज़ पैदा कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम है, आप कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो कहाँ से इस तरीके से इस चीज़ को कर पाएगा? सर देखो कि एक पौधा अगर आप ब्लॉक से भी लाएंगे, बाजार से भी लाएंगे, तो 100 रुपये से कम नहीं देगा। और हमारे जो जैसे खट्टा गलगल हुआ, केम्बू हुआ, आड़ू हुआ, ये देसी तो फ्री में मिलेंगे ना, उसके ऊपर ग्राफ्टिंग करके आप 100 रुपये का पौधा बेचो
और जैसे कि अब उसके साथ में आप सब्जियां बेचो, बैठकर काम है, आराम से काम है, कोई ये नहीं है। अगर हम देसी नस्ल के पौधे के ऊपर हम नस्ल वाला पौधा तैयार कर सकते हैं, उससे तो हमारे को इनकम आएगी ना। हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर दोनों का समावेश हमने आपके पास देखा है। हाँ जी। जब किसान करे तो इन दोनों को मिलाकर के करे या अलग अलग खेती में भी कामयाबी मिल सकती है? नहीं सर, दोनों को मिलाकर करेंगे तो उसको फायदा ये है, एग्रीकल्चर में जाएगा तो खेती में नगदी फसलें, नगदी पैसा आएगा, और हॉर्टिकल्चर में जाएगा तो कुछ समय बाद आता है। क्या इसमें हम फ्लोरिकल्चर भी ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, कोई इसमें ये नहीं है। चीनी कहावत है कि कुछ पलों के लिए यदि खुशी चाहिए तो मिठाई खा लो, कुछ दिनों के लिए यदि खुशी चाहिए तो शादी कर लो, लेकिन यदि जीवन भर के लिए खुशी चाहिए तो पौधे पैदा कर लो। ये मेरी नहीं, चाइना की एक बड़ी प्रचलित कहावत है। और शायद कहीं ना कहीं बलवंत जी को देख करके हमारे को लगता है कि वो वाकई बहुत खुशी है, खुशहाल है, और रिटायरमेंट के बाद अभी भी बिल्कुल यंग जवान लग रहे हैं। शायद यही इनका जो है इस फसल से इनको मिला है, और ईश्वर करे कि इनको दिन दूनी रात चौनी तरक्की मिले, और हमारे जैसे भाई और जैसे किसान इनसे सीख करके कुछ ना कुछ अपने लिए भी अपनी आर्थिकी को बढ़ा सकें। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ रक्कड़ से।